मैं डॉक्टर सुषमा कुमारी GNAPG कॉलेज भाटापारा के इतिहास विभाग से। आज हम लोग जानेंगे कि NEP 2020 के अंतर्गत इतिहास विषय में जो सिलेबस लागू किए गए हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है। इतिहास पढ़ने से छात्रों को अपने गौरवमयी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे उन्हें अपने देश के प्रति भावना, राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है, उनमें देशभक्ति की भावना विकसित होती है उनमें, और वो जान पाते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में प्राचीन सभ्यताओं ने विकास किया है और किस प्रकार से अनेक राजवंशों का उत्थान एवं पतन हुआ है, उनकी राजनीतिक पद्धति क्या थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, ये हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन काल के संदर्भ में ये जानकारियाँ प्राप्त करते हुए हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे कि तत्कालीन राजनीतिक स्थिति कैसी थी, जो क्षेत्रीय राजा थे उनके बीच में क्या आपसी संबंध थे, कैसे भारतीय संस्कृति का विदेशी संस्कृतियों के साथ संघर्ष होता है और इन संघर्षों को दूर करने के लिए कैसे भक्तिकालीन संतों ने अपनी वाणी के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने समन्वय लाने का प्रयास किया है। आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे हम तो देखेंगे कि कैसे विदेशी व्यापारी के रूप में भारत में आए और फिर यहाँ पे उन्होंने अपना राज्य विस्तार कर लिया और उन्होंने ऐसी प्रशासनिक एवं राजनीतिक, सांस्कृतिक नीतियाँ बनाई जिससे भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण किया जा सके। उनके इन्हीं उद्देश्यों की वजह से भारतीय जनता की स्थिति घोर दयनीय हो गई और उन्हें आर्थिक रूप से अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा, जिससे हम देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में अनेक विद्रोह हुए और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो संगठित आंदोलन हुए उनके नेतृत्व और उनमें जनता के सभी वर्गों की भागीदारी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें 1947 में स्वतंत्रता मिली लेकिन विभाजन के साथ में मिली। इन्हीं सब बातों की जानकारी प्राप्त कर छात्रों में देशभक्ति की भावना विकसित होगी, उनमें राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग देखते हैं NEP के अंतर्गत इतिहास विषय का सिलेबस। इसमें एक पेपर पढ़ना होगा जो 100 मार्क्स का होगा। इसमें 70 मार्क्स का इंड सेमेस्टर एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें हम लोग देखेंगे एक पेपर है जो हिस्ट्री में, उसका शीर्षक है प्राचीन भारत का इतिहास आरंभ से सातवाहन तक। इसके अंतर्गत 4 इकाई है और फर्स्ट इकाई में हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर है भारत की भौगोलिक दशा। भारत की भौगोलिक दशा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत को बांटा गया है। जैसे उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र जिनमें बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। फिर गंगा सिंधु के मैदानी क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने की वजह से यहाँ पे भारी जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और मध्यवर्ती पठार जिस भाग में हमारा छत्तीसगढ़ आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण का पठारी भाग और उसके बाद हम लोग समुद्र तटीय मैदान के बारे में देखेंगे। जैसे पूर्वी समुद्र तटीय जो मैदान है उनको कोरोमंडल तट कहा जाता है और पश्चिम में जो है उनको नीचे में मालाबार तट और ऊपर में कोंकण तट बोलते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक दशा। दूसरे चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्या है। जैसे अतीत काल में घटी किसी भी घटना का विस्तृत और क्रमबद्ध और तथ्यपरक अध्ययन को इतिहास कहा जाता है और जिन माध्यमों से इतिहासकार इतिहास का लेखन करते हैं उन्हें स्रोत कहा जाता है। स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है पूर्व पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे मनुष्य गुफाओं और कंदराओं में प्राचीन मनुष्य रहता था और वो फिर कैसे कैसे वो विकास करते गए, कैसे आग की खोज हुई, फिर वो पका हुआ खाना खाने लगे, कैसे वो औजारों की खोज हुई और अनेक प्रकार से कि नए नए जो खोज हुए हैं उनके परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो बस्तियों के रूप में बसना शुरू हो जाता है। फिर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, निर्माता प्रसार, नगर योजना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संरचना।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे कि वो प्राचीन कालीन सभ्यता जो भारत में विकसित हुई है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, उसके निर्माता कौन थे, उनका प्रसार कहाँ से कहाँ तक है, उनका जो नगर नियोजन योजना है जो आज के स्मार्ट प्लान सिटी के जैसा है, और उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक संरचना के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं इकाई 2 में पहला चैप्टर है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोग जानेंगे कि कैसे आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में अपना संस्कृति विकसित करते हैं, वहीं पे ऋग्वेद की रचना होती है और उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी स्थिति रही है उसके बारे में हम ऋग्वैदिक कालीन काल जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में हम देखेंगे कि अब आर्य पूरे भारत में इनका प्रसार हो रहा है, इनकी संस्कृति का, और वेद और संहिताओं की रचना होती है। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा चैप्टर है महाजनपद काल। महाजनपद काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से महाजनपद का विकास होता है और जो आर्य कबीले के रूप में आए और फिर वो बस्ती के रूप में बसना शुरू हुए, अब वो महाजनपद काल में महाजनपद भी भारत में विकसित होने लगे और उस समय भारत में गणराज्यों की क्या स्थिति थी वो देखेंगे, प्राचीन भारत के शासन प्रणाली को देखेंगे। उसके बाद जैन धर्म के बारे में देखेंगे, जैन धर्म का विकास कैसे होता है और कौन इसके संस्थापक रहे हैं, क्या इनके सिद्धांत हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर अगले अध्याय में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में, बुद्ध की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की विशेषताएं और बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी रचनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरे इकाई में सिकंदर के आक्रमण एवं उसका प्रभाव है। ये हम जानेंगे कि कैसे प्राचीन जो विदेशी आक्रमण भारत पे हुए हैं उन आक्रमणों से प्रभावित होकर सिकंदर ये बात उसके कानों तक पहुंची थी कि भारत सोने की चिड़िया है और वो वहाँ से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकता है या अपनी ऐश्वर्य को बढ़ा सकता है। ये सोचकर उसने भारत पे आक्रमण किया और क्या प्रभाव पड़ा, जैसे यूनानी सभ्यता से भारत ने क्या ग्रहण किया और भारत से यूनानी सभ्यता ने क्या ग्रहण किया, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला अध्याय है तीसरी इकाई का दूसरा अध्याय मगध साम्राज्य के उदय के कारण। हम लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम भारत में मगध साम्राज्य का उदय होता है और मगध और जितने जनपद महाजनपद हैं उन सबको जीत के अपने में समाहित कर लेता है और एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसकी विजय। वो पहला राजा, वो किस प्रकार से का बहादुर और साहसी राजा रहा होगा कि उसने भारत के पहले बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी और उसकी विजय, उसकी नीतियाँ और उस समय की जो भी राजनीतिक प्रणालियाँ थीं, जो सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति थी, सबके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथे अध्याय में मौर्यकालीन प्रशासन है। मौर्यकालीन प्रशासन जो बहुत कुछ आज के आधुनिक प्रशासन से मेल खाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे 18 तीर्थ हुआ करते थे जो विभिन्न भागों के अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अन्य भी जो शासन से संबंधित चीजें हैं और जो बातें बताई गई हैं इस काल में, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथी इकाई में अशोक और उसका धर्म है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अशोक को सिलेबस में शामिल किया गया है, जरूर वो महान राजा हुआ होगा और जरूर उसने कुछ ऐसी उसकी नीतियाँ रही होंगी, उसकी विशेषताएं होंगी जिसे उन्हें हम लोग को पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया है। उसके धर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि अशोक पहले तो अहिंसक नहीं था, लेकिन युद्ध के बाद उसने अहिंसा की नीति अपनाई और अपने धर्म के माध्यम से उसने आम लोगों के लिए एक ऐसी नैतिक संहिता तैयार की जो बहुत आसानी से कोई भी ग्रहण कर सकता था। उसी समय में नहीं, इसका धर्म की नीति को अगर आज भी कोई ग्रहण करे अच्छे से तो उसके जीवन में बहुत कम कष्ट रहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अशोक ने अपने अभिलेख और शिलालेखों के द्वारा पूरे भारत भर में अपने धर्म का प्रचार किया है। उसके बाद हम लोग शुंग राजवंश के बारे में देखते हैं। शुंग राजवंश में कौन से प्रमुख राजा हुए,
उन्होंने कैसे शासन किया, उनकी धार्मिक नीति क्या थी, राजनीतिक एवं आर्थिक नीति किस प्रकार से थी उनकी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर कुषाण शासकों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके संस्थापक कौन थे, इन्होंने जो सोने के सिक्के चलाए उन्हें क्या कहा जाता था, इनकी आर्थिक स्थिति कैसे, इनके काल में व्यापार की क्या स्थिति थी, इनके काल में राजनीतिक सामाजिक क्या स्थिति थी भारत की, वो देखेंगे। और सातवाहन वंश के राजाओं के बारे में देखेंगे कि ये राजा कहाँ पे शासन, किन क्षेत्रों में कर रहे थे, इनकी कौन सी राजधानी थी और इनकी क्या क्या प्रमुख नीतियां रही हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इन सारी चीज़ों को जानकारी हम लोग प्राप्त करने के बाद अब छात्र ऐसे हो जाएंगे कि वो अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के, गौरवमय इतिहास के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग अगले इस चैप्टर के बारे में, अगले अध्याय के बारे में बातचीत करेंगे।